हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की कक्षा में आपका स्वागत है। अपना जो चैप्टर बायोलॉजी में चल रहा था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और इसमें अपने बेटा सबसे पहले जो तंत्र अपन ने शुरू किया था वो था इंटेगुमेंट्री सिस्टम, यानी कि अध्यावरणी तंत्र। और इस तंत्र के अंतर्गत बेटा अपन मनुष्य की त्वचा के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ कि मनुष्य की जो त्वचा है वो संपूर्ण शरीर के ऊपर आउटर कवर के रूप में पाई जाती है। आपको मैं त्वचा की हिस्टोलॉजी पढ़ा चुका हूँ। आपको मैं बता चुका हूँ कि त्वचा में मुख्य रूप से दो स्तर पाए जाते हैं, ठीक है ना। बाहर की ओर एपिडर्मिस होता है और भीतर की ओर डर्मिस। एपिडर्मिस को हिंदी में अधिचर्म और डर्मिस को चर्म कहते हैं, ठीक है। आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि बेटा जो चर्म होती है यानी कि डर्मिस के नीचे सबडर्मिस पाई जाती है, जिसको कि अपन अधोचर्म भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली तो त्वचा में दो ही स्तर होते हैं, सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के ठीक नीचे डर्मिस, है ना। लेकिन बेटा उसके बारे में भी बोला जाता है कि भाई एपिडर्मिस और डर्मिस के नीचे की ओर अधोचर्म अथवा सबडर्मिस स्थित होते हैं। क्लियर। पिछले वीडियो में आपको मैं बेटा ये भी बता चुका हूँ कि त्वचा का जो एपिडर्मिस होता है वो 5 प्रकार के स्तरों से मिलकर बनता है, और भीतर से बाहर की ओर उन्हें क्रमशः स्ट्रेटम जर्निवेटम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम लूसिडियम एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। पढ़ा चुका हूँ आपको। उसके बाद मैं बता चुका हूँ कि जो डर्मिस स्तर होता है वो भी 2 भागों में बटा होता है। उसमें बाहर से भीतर की ओर क्रमशः बाहर वाला तो बेटा आपको मैंने पैपिलरी स्तर बताया था, और भीतर वाला मैंने आपको रेटिकुलर स्तर बताया था, जालिकामय स्तर। सुन लिया। और उसके बाद बेटा अधोचर्म को भी मैंने स्तरों में विभक्त किया था, है ना। 2 स्तर बताए थे। एक तो एडिपोसम वसीय ऊतक से बना होता है, और दूसरा कार्नोसम जो त्वचा को शरीर के अन्य भागों से जोड़ता है। तो बेटा ये जो मैंने 2-5 मिनट में आपको बताया है, ये पूरी की पूरी कहानी एक चार्ट के द्वारा ब्लैक बोर्ड पे आपको मैं बता चुका हूँ। क्लियर है। अब आज के इस वीडियो में सबसे पहली चीज जो अपन पढ़ने वाले हैं बेटा वो कौन सी है? त्वचा के कार्य। मैंने बोर्ड पे हेडिंग लिख दिया बेटा, फंक्शन ऑफ स्किन, त्वचा के कार्य। तो बेटा ध्यानपूर्वक सुने आप। देखो, यद्यपि सारे के सारे कार्य अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और मैंने बोर्ड पे भी लिख दिए, बहुत सारे काम हैं इस कारण से, पर थोड़ा सा आप ये जान लें, जो लाइनें मैं बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के हिसाब से। कि यदि आपसे पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है ना, तो बेसिकली इसका आंसर त्वचा है। आप ऐसा नहीं कि आप पैरों को लंबा बता दें या शरीर के किसी तंत्र को लंबा कह दें, तो बेटा त्वचा ही इसका सबसे बेटर आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्वचा संपूर्ण शरीर को कवर करती है, ठीक है। पहली बात तो आप इसको सुना। क्या बोला बेटा मैंने? कि त्वचा शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, फर्स्ट। दूसरी बात ये सुने बेटा कि त्वचा शरीर में सबसे ज्यादा कार्य करने वाला अंग है। इसीलिए त्वचा को एक शब्द आपने वो क्रिकेट में भी सुना होगा, बोर्ड पे लिख रहा हूं बेटा, हरफन मौला
इसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं आप जानते होंगे, ऑलराउंडर। क्रिकेट का तो पता होगा, क्रिकेट में हरफनमौला या ऑलराउंडर किसको कहते हैं? उस व्यक्ति विशेष को कहते हैं जो बॉलिंग भी करता है और बैट्समैन भी है, और दोनों ही क्षेत्रों में अपना बढ़िया योगदान प्रदर्शित करता है। ठीक है बेटा, तो आप सुने कि चूंकि मनुष्य की त्वचा शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, पहली बात, शरीर में सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला ऑर्गन है, इसीलिए त्वचा को हरफनमौला या ऑलराउंडर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, बायोलॉजी की लैंग्वेज में एक और वर्ड मैं आपके सामने लिख रहा हूं, याद रखना पड़ेगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैसे अपन अंग्रेजी में वन वर्ड पढ़ते हैं ना बेटा, अपन अंग्रेजी में यूं पढ़ते हैं कि ए पर्सन हु वर्क्स इन फार्म, के एक व्यक्ति जो खेत में काम करता है, क्या बोलते हैं उसे? इन वन वर्ड फॉर्मर कहते हैं, फार्मर कहते हैं, किसान बोलते हैं। सेम वे बेटा, बायोलॉजी में यदि आपसे पूछा जाए कि शरीर में किस अंग की संज्ञा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के रूप में की जाती है, तो उसमें आप त्वचा बोलेंगे। तो बेटा ये तीनों की तीनों बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, शरीर में सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला अंग कौन सा है, शरीर में हरफनमौला अथवा ऑलराउंडर किसे कहा जाता है, और बेटा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किसे कहा जाता है। तो इन सारे बातों का आंसर केवल एक ही निकल के सामने आता है, और वो क्या है बेटा? त्वचा है। बैठ गई आपके समझ में? तो ये पूरी कहानी खत्म। अब अपन त्वचा के कार्यों पे आ जाते हैं, जो आज के वीडियो में अपन को पढ़ना है। ठीक है बेटा, आपको मैं बता ही चुका हूं कि शरीर में सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला अंग त्वचा को माना जाता है। अब कौन कौन से कार्य होते हैं त्वचा के, एक एक करके अपन सभी कार्यों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक, देखो बेटा, सबसे पहला बोर्ड के ऊपर हेडिंग लिखा है शरीर की सुरक्षा। तो बेटा अंडरस्टूड बात है। देखो बेटा कि जो त्वचा है वो शरीर का आउटर कवरिंग बनाती है, मतलब संपूर्ण शरीर को बाहर से ढके रखती है। तो बेटा त्वचा एक प्रोटेक्टिव लेयर की भांति शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणु रोगाणुओं को रोकती है। पहली बात हो गई। ठीक है बेटा, क्या बोला बेटा मैंने ये बोला बेटा कि चूंकि मनुष्य के संपूर्ण शरीर के ऊपर त्वचा एक बाह्य आवरण के रूप में पाई जाती है, अतः त्वचा में प्रवेश करने वाले जीवाणु रोगाणु आदि सब त्वचा में भीतर प्रवेश करने से रोके जाते हैं। तो बेटा शरीर की सुरक्षा कर दी किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। यहां पर आप एक छोटी सी बात सुन लीजिए, एक बार वो कंपटीशन में पूछी जा चुकी है। आपको मैं बता चुका हूं कि अधिचर्म का जो सबसे बाहर स्तर होता है उसका क्या नाम है बेटा? ये लिख दिया, स्ट्रेटम कॉर्नियम। और आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। तो एक बार कंपटीशन में क्या प्रश्न बना बेटा कि यदि स्ट्रेटम कॉर्नियम की कोशिकाएं मृत से जीवित हो जाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई साहब उस स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु कुछ ही दिनों में हो जाएगी। ये अपने लिए एक गॉड गिफ्ट है कि जो त्वचा के अधिचर्म की ऊपरी परत की कोशिकाएं हैं वो मृत हैं, और इन्हीं मृत कोशिकाओं के कारण शरीर में
विभिन्न प्रकार के जीवाणु, रोगाणु, वायरस तथा कृमि और कवकों का संक्रमण नहीं हो पाता है। तो पहली बात तो आपको बेटा ये इसमें समझनी है। दूसरी बात पे आइए, देखो बेटा, त्वचा में पाई जाने वाली विभिन्न ग्रंथियां, त्वचा में पाई जाने वाली विभिन्न ग्रंथियां अपने अलग अलग कार्यों के द्वारा भी त्वचा की सुरक्षा में मदद करती हैं। एक और बात बेटा कि चूंकि त्वचा शरीर के सबसे बाहर की ओर पाई जाती है, अतः त्वचा के द्वारा शरीर के विभिन्न भीतरी ऊतक एवं अंतरंग सुरक्षित बने रहते हैं। तो बेटा ये आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि मनुष्य की त्वचा किस प्रकार सुरक्षा का कार्य करती है। तो बेटा एक काम तो आपने ये पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया बेटा? शरीर की सुरक्षा। अब दूसरे नंबर पे आइए, क्या हेडिंग लिखा है बेटा? तापमान नियंत्रण। ध्यान से सुनना पड़ेगा कि चूंकि अपन मनुष्य की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप सोचिए और सुनिए कि मनुष्य की त्वचा में पाई जाती हैं कौन सी ग्रंथियां? श्वेत ग्रंथियां। पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। श्वेत ग्रंथियां, इन ग्रंथियों से स्रावित होता है स्वेद यानी कि पसीना। क्या काम करता है पसीना? ये शरीर के टेम्परेचर को कम करता है, पहली बात, यानी कि शरीर के तापमान नियंत्रण का कार्य भी त्वचा के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बेटा पसीने के साथ शरीर से अतिरिक्त जल, लवणों, अल्प मात्रा में यूरिया का भी उत्सर्जन होता है। तो बेटा त्वचा का दूसरा काम क्या हो गया? तापमान नियंत्रण, ठीक है ना। और तापमान नियंत्रण में त्वचा का कौन सा भाग अथवा कौन सी ग्रंथियां सहयोग करती हैं? श्वेत ग्रंथियां। इन ग्रंथियों के बारे में आप आगे पढ़ेंगे बेटा। श्वेत ग्रंथियां पसीने का स्त्रावण करती हैं, ठीक है ना। और जो बेटा ये पसीना होता है ना, ये बॉडी के टेम्परेचर को कम करने का कार्य करता है। क्लियर है? आ जाइए, एक और यहाँ पे शब्द मैं आपको बता देता हूँ, आपको सीट में लिखा मिलेगा। ये मैंने एक शब्द लिख दिया बोर्ड पे, हाइपोथैलेमस। तो बेटा तापमान के नियंत्रण की प्रक्रिया मनुष्य के मस्तिष्क में उपस्थित हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल्ड होती है। तो बेटा अभी तक अपन त्वचा के दो कार्य पढ़ चुके। एक कार्य तो अपन ने पढ़ लिया शरीर की सुरक्षा, और दूसरा कार्य अपन ने पढ़ लिया तापमान का नियंत्रण। अब पॉइंट नंबर 3 पर आइए। त्वचा के द्वारा, ऐसे बोल दो कि चूंकि त्वचा संपूर्ण शरीर को ऊपर से ढकती है, तो आप ये कह सकते हैं कि त्वचा के कारण ही शरीर की आकृति निश्चित बनी रहती है। 3 पॉइंट हो गए बेटा। पॉइंट नंबर 4 पर आइए, खाद्य संग्रह। देखो बेटा आपको मैंने बताया था त्वचा की एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस और डर्मिस के नीचे सबडर्मिस, अधोचर्म, और अधोचर्म के अंतर्गत भोजन का संचय होता है वसाओं के रूप में बेटा। तो ना खाद्य पदार्थों के संग्रहण में, विशेषकर वसाओं के संग्रहण में त्वचा की यानी कि सबडर्मिस की मुख्य भूमिका होती है। तो ये पॉइंट नंबर कौन सा हो गया? 4। उपयोगी पदार्थों का स्त्रावण। तो आप सुन लें, देखो त्वचा में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे बेटा श्वेत ग्रंथियां होती हैं, श्वेत ग्रंथियों से पसीने का स्त्रावण होता है। तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, तेल ग्रंथियों के द्वारा तेल का स्त्रावण होता है। दुग्ध ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, दुग्ध ग्रंथियों के द्वारा
दुग्ध का स्त्रावण होता है। बैठ गई आपके समझ में। इसके अलावा विटामिन डी का स्त्रावण भी होता है। तो कुल मिला के त्वचा शरीर में कई महत्वपूर्ण पदार्थों के स्त्रावण में मदद करती है। आप देख सकते हैं जितने भी त्वचा के द्वारा स्त्रावित किए जाने वाले पदार्थ हैं सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है ना। अब जैसे मैं स्वेद या पसीने की बात करूं तो स्वेद और पसीना तो क्या काम करता है, त्वचा के बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करता है ना। तेल ग्रंथियों की बात करूं तो बेटा तेल ग्रंथियां त्वचा को चिकना और लसलसापन प्रदान करती हैं। इसके अलावा दुग्ध ग्रंथियों की यदि मैं बात करूं, स्तनधारियों में पाई जाती हैं दुग्ध ग्रंथियां। दुग्ध ग्रंथियों के द्वारा दुग्ध का स्त्रावण होता है जो बेटा नवजात शिशु के लिए एक पोषक पदार्थ के रूप में काम करता है, ठीक है। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा विटामिन डी का संश्लेषण करती है। एक छोटा सा प्रश्न आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि निम्न में से मुफ्त की विटामिन किसे कहा जाता है। तो बेटा मुफ्त की विटामिन कहते हैं हम किसको, मुफ्त की विटामिन हम कहते हैं किसको, विटामिन डी को, क्योंकि त्वचा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण करती है। तो बेटा उपयोगी पदार्थों का स्त्रावण हो गया। नेक्स्ट काम उत्सर्जन। बेटा उत्सर्जन में भी यही सारी बातें है ना। दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्रावण होता है, श्वेत ग्रंथियों से पसीने का स्त्रावण होता है, विटामिन डी का स्त्रावण होता है, पसीने के अंदर विभिन्न लवण, यूरिया, समझ गए, अतिरिक्त जल। तो कुल मिलाकर के त्वचा विभिन्न पदार्थों के उत्सर्जन में मदद करती है। गमन में सहयोग होता है त्वचा का बेटा, त्वचा गमन की क्रिया में सहयोग करती है। इसके अलावा कंकाल निर्माण में त्वचा का योगदान होता है, क्योंकि विभिन्न कंकाली पेशियों को त्वचा जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करती है। आगे आ जाइए बेटा। अवशोषण, जैसे अपन त्वचा के ऊपर तेल अथवा वैसलीन की या आयोडेक्स की मालिश करते हैं तो त्वचा के अंदर अवशोषण की क्षमता भी पाई जाती है, जिससे उस स्थान विशेष की मांसपेशियों को आराम मिलता है ना। उद्दीपन ग्रहण, त्वचा में विभिन्न प्रकार के संवेदांग पाए जाते हैं जो वातावरणीय उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। त्वचा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संवेदांग वातावरणीय उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। अगला काम दांतों का निर्माण। त्वचा दांतों के निर्माण में भी अहम योगदान करती है, ठीक है ना। इसके अलावा लैंगिक आकर्षण, देखो त्वचा पर पाए जाने वाले विशेषकर सिर के बाल है ना, बालों का विन्यास है ना, जिसको अपन एक तरह से तरीका भी कह सकते हैं है ना। उसके अलावा त्वचा की एक विशिष्ट ग्रंथियां होती हैं, मूलाधार ग्रंथियां, यहाँ लिख रहा हूं मैं, मूलाधार ग्रंथियां। इन ग्रंथियों के द्वारा विशिष्ट पदार्थ, विशिष्ट गंधयुक्त पदार्थ स्त्रावित किए जाते हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा विशिष्ट गंधयुक्त पदार्थ स्त्रावित किए जाते हैं जो विपरीत लिंग वाले प्राणियों को सेक्स के लिए आकर्षित करते हैं। इसके अलावा बालों का रंग और उनका विन्यास भी विपरीत सेक्स को आकर्षित करता है, ठीक है ना। उसके अलावा बेटा त्वचा में पुनरुद्ध भवन की क्षमता भी पाई जाती है कि यदि त्वचा में किसी स्थान पर चोट लग जाए या कोई कट हो जाए, तो यदि अपन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की त्वचा में भी कुछ हद तक वो जो
कोशिकाएं हैं कुछ दिनों के पश्चात आपस में जुड़ जाती हैं। आपस में मतलब नई कोशिकाएं उन पुरानी कोशिकाओं का स्थान ले लेती हैं और वो जो कट अथवा चोट लगी है ना वो आपस में जुड़ जाती है। बैठ गई आपके समझ में? तो ये सारे के सारे कार्य किसके हो गए बेटा? त्वचा के। एक बार सभी ध्यानपूर्वक सुन लें, पूरे के पूरे कार्य मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि त्वचा शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। त्वचा शरीर में सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला अंग है, ठीक है। इसीलिए त्वचा को बता चुका हूँ हरफनमौला, ऑलराउंडर या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स की संज्ञा दी जाती है। पहली बात खत्म कर दी। दूसरी बात त्वचा के कार्य है ना, त्वचा के कार्य आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। अब केवल मैं इन सारे हेडिंग्स को एक बार आपको बोल के बता रहा हूँ। कौन कौन से कार्य हो सकते हैं त्वचा के? शरीर की सुरक्षा, तापमान का नियंत्रण, शरीर की आकृति, खाद्य पदार्थों विशेषकर वसाओं का संग्रह, उपयोगी पदार्थों का स्त्रावण, उत्सर्जन, गमन, कंकाल निर्माण। उसके अलावा बेटा अवशोषण, उद्दीपन ग्रहण, दांतों का निर्माण, लैंगिक आकर्षण और पुनरुद्भवन। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि मनुष्य की त्वचा कितने सारे कार्य कर सकती है। आपके सामने मैंने बोर्ड पे 13 कार्यों को लिख रखा है। ये सारे के सारे कार्य त्वचा के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए त्वचा को शरीर में सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग या हरफनमौला या ऑलराउंडर अथवा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स की संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे काम त्वचा के हो गए, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। ये मिटा रहा हूं मैं सब। देखिए बेटा, अब अपन पढ़ेंगे त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियां, ठीक है। त्वचा के अंदर विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे पसीने का स्त्रावण करने वाली श्वेत ग्रंथियां, दूध का स्त्रावण करने वाली दुग्ध ग्रंथियां, ठीक है ना। दुग्ध का स्त्रावण करने वाली दुग्ध ग्रंथियां, जैसे कि अभी मूलाधार ग्रंथियां बताई, है ना। आँखों से संबंधित होती हैं विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां। पर बेटा त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियों को पढ़ने से पहले आपको 3 शब्द जानना आवश्यक है, और वो इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक प्रकार की ग्रंथि में उनमें से एक शब्द आएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, देखो एक शब्द तो मैंने बोर्ड पे लिखा एक्राइन, एक्राइन। दूसरा शब्द मैंने बोर्ड पे लिखा मीरोक्राइन। अभी समझाऊंगा सारी बात। मीरोक्राइन, या इसी को अपन कह सकते हैं एपोक्राइन। अभी सब समझ जाओगे। और एक शब्द यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ होलोक्राइन। अब इनके हिंदी नाम भी सुन लो। ये तीनों के तीनों शब्द तो मैंने इंग्लिश में लिखे हैं। इसको तो बोलते हैं बेटा अस्रावी। क्या बोलते हैं? अस्रावी ग्रंथियां। एपोक्राइन या मीरोक्राइन को क्या बोलते हैं? अंश स्रावी ग्रंथियां। और तीसरा वर्ड क्या है आपके सामने? होलोक्राइन। होलोक्राइन को क्या बोलते हैं? पूर्ण स्रावी। अब ध्यान से इन तीनों के बारे में सुनना, ठीक है। देखो बेटा, क्या हैं ये तीनों शब्द? देखिए, मान के चलो मैंने ये ग्रंथि की एक कोशिका बना दी। देखो आप समझो कि त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियां विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण करती हैं, है ना। और
इन पदार्थों का निर्माण ग्रंथि की कोशिकाओं में होता है। ठीक है बेटा, तो मान लीजिए ये मैंने आपके सामने बोर्ड पर ग्रंथि की एक कोशिका बना दी, ठीक है ना। अब देखो, इस कोशिका के भीतर वो स्त्रावी पदार्थ उपस्थित होगा जो इस कोशिका के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। तो अब गौर करें आप, फिर दोबारा भी बताऊंगा, पर एक बार तीनों को मुझे खत्म कर लेने दो। तो बेटा, त्वचा में पाई जाने वाली वे ग्रंथियां, गौर करना, त्वचा में पाई जाने वाली वे ग्रंथियां जिनकी कोशिकाओं से केवल स्त्रावित होने वाला पदार्थ बाहर निकलता है, मतलब कोशिका का कोई भी अंश उस पदार्थ के साथ में नहीं होता है, ऐसी त्वक ग्रंथियों को एक्राइन या अस्रावी प्रकार की ग्रंथियां कहते हैं। बैठ गई होगी आपके समझ में। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक बार तीनों हो जाएंगी, फिर तीनों को दोबारा बता दूंगा, ध्यान से समझें। देखो बेटा, एक्राइन या अस्रावी प्रकार की ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा स्त्रावित स्राव में कोशिका का कोई भी अंश नहीं होता है। ठीक है बेटा, अब अपन दूसरे प्रकार पे आ गए। क्या लिखा है दूसरा प्रकार? अंश स्रावी, यानी कि एपोक्राइन या मीरोक्राइन। इसमें क्या पढ़ोगे बेटा आप? ये इस प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा स्त्रावित होने वाले स्राव में कोशिका का अंश भी उपस्थित होता है। कोशिका का अंश भी उपस्थित होता है, यानी कि स्त्रावित होने वाले स्राव के साथ में कोशिका का जीव द्रव्य भी हो सकता है। और बेटा, इसका एग्जाम्पल स्तन ग्रंथियां हैं। तो यहां पे आपको एक बहुत बढ़िया बात मैं बताने वाला हूं, जो यदि आप मेरे साथ क्लास में होते तो भी बताता, इसलिए आप सुन लीजिए और बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। देखो बेटा, जब मैं एलन में पढ़ा करता था तो कोचिंग में हमारे एक सर थे, वैष्णव सर, आज भी हैं वहीं पे, बायोलॉजी पढ़ाया करते थे। तो जब ये टॉपिक चल रहा था तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न हमारे सामने रखा कि क्या एक नवजात शिशु मांसाहारी होता है? वही प्रश्न मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मेरे प्रश्न को समझें कि एक बेटा होने वाला बच्चा क्या मांसाहारी होगा आपके हिसाब से? तो जैसे कि आप मुझे आंसर बताएंगे, ऐसे ही पहले हमने कभी बताया था कि भाई जो होता शिशु होता है वो तो केवल मदर के दुग्ध पे आश्रित रहता है, मदर के मिल्क को पीता है, वो मांसाहारी कैसे हो सकता है? लेकिन वहां पर हमको सर जी ने ये बताया था कि चूंकि मनुष्य में पाई जाने वाली स्तन ग्रंथियां अंश स्रावी या एपोक्राइन या मीरोक्राइन प्रकार की होती हैं, और इस प्रकार की ग्रंथियों में उत्सर्जी पदार्थ के साथ साथ कोशिका का अंश भी उपस्थित होता है। मीन्स न केवल दूध बल्कि दुग्ध स्त्रावित करने वाली दुग्ध कोशिका का अंश भी उपस्थित होता है। इसलिए नवजात शिशु को मांसाहारी की श्रेणी में माना जाता है। कोशिकीय अंश आ गया। ये आपको मैं एक जानकारी के लिए बात बता रहा हूं। कभी आपके जीवन में ऐसा कोई प्रश्न सामने आए कि भाई एक नवजात शिशु, समझ रहे हैं आप, कि भाई शाकाहारी होता है तो मांसाहारी होता है, तो आप इस चीज को भी दिमाग में रखें जब आप इस प्रश्न का आंसर दें। तो आपको मैं दो प्रकार की ग्रंथियां पढ़ा चुका बेटा, एक तो एक्राइन ग्रंथियां और दूसरी एपोक्राइन और मीरोक्राइन ग्रंथियां। अब तीसरे प्रकार की ग्रंथियों पे आते हैं, होलोक्राइन ग्रंथियां,
ये बड़ी विचित्र ग्रंथियां हैं। क्या पढ़ेंगे बेटा इसमें कि होलोक्राइन ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो मतलब इन ग्रंथि कोशिकाओं में जब स्रावित पदार्थ भर जाता है तो पूरी की पूरी ग्रंथिल कोशिका नष्ट हो जाती है। और बेटा पूरी की पूरी नष्ट हुई कोशिका स्रावित पदार्थ के साथ बाहर निकल जाती है। समझ गए आप? तो बेटा ये होलोक्राइन या पूर्ण स्रावी प्रकार की ग्रंथियां हो गई। एक और बात कह देता हूं बेटा, ये जो मैंने 3 प्रकार की ग्रंथियां आपको पढ़ाई, ग्रंथियों को बताने से पहले आपकी किताब में नहीं है, आपकी किताब में ये नहीं है। ये नाम तो सब हैं कि भाई ये ग्रंथि इस प्रकार की होती है, ये ग्रंथि इस प्रकार की होती है, पर वहां पर इनका मीनिंग्स नहीं है कि भाई एक्राइन या अस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, एपोक्राइन या मीरोक्राइन ग्रंथि किसे कहते हैं, या फिर होलोक्राइन प्रकार की ग्रंथि किसे कहते हैं। बैठ गई आपके समझ में? आपको इन तीनों ग्रंथियों के बारे में यहीं पर पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार मैं ये तीनों प्रकार की ग्रंथियां आपके सामने रिपीट कर देता हूं। क्लियर है? और फिर अपन अगले वीडियो से बेटा ग्रंथियों को शुरू कर देंगे और मेरे हिसाब से अगले 2 या 3 वीडियो में ये आपका पूरा पाठ खत्म हो जाएगा। लेसन नंबर 5 जो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। ध्यानपूर्वक सुने। देखो बेटा, त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियों को 3 भागों में विभक्त करते हैं। सबसे पहला प्रकार बेटा एक्राइन ग्रंथियां। क्या बोलोगे आप इसमें? कि ये वे ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा स्रावित पदार्थ में कोशिका का अंश बिल्कुल नहीं होता, केवल स्रावित पदार्थ ही त्वचा के द्वारा बाहर निकलता है। राइट बेटा? दूसरे प्रकार की ग्रंथियां कौन सी हैं? एपोक्राइन या मीरोक्राइन। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? अंश स्रावी ग्रंथियां। बेटा ये वो ग्रंथियां होती हैं जिनमें ग्रंथि कोशिका के द्वारा स्रावित पदार्थ के साथ साथ कोशिका का कुछ अंश उपस्थित होता है। ठीक है? और बेटा तीसरे प्रकार पे आ जाओ। तीसरा प्रकार कौन सा है? होलोक्राइन ग्रंथियां। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण स्रावी ग्रंथियां। कौन सी होती हैं पूर्ण स्रावी ग्रंथियां? पूर्ण स्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनकी कोशिकाएं स्रावित पदार्थ के जमा होते ही कंप्लीटली डेड हो जाती हैं। और बेटा स्रावित पदार्थ के साथ ही पूरी की पूरी कोशिका ही त्वचा द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है बेटा? तो देखो आज आपको मैंने 2 प्रमुख चीजें पढ़ाई। एक बात तो आपको मैंने ये बताई कि त्वचा को शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कहा जाता है। त्वचा शरीर में सबसे ज्यादा कार्य करने वाला अंग है। त्वचा को हरफनमौला या ऑलराउंडर या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। और लगभग 10 से 12 आपको मैंने त्वचा से संबंधित कार्य बताए। ठीक है? आपको प्रत्येक कार्य सीट में टू द पॉइंट लिखा मिलेगा। ठीक है? और उसके बाद मुझे ग्रंथियां पढ़ानी थी, लेकिन ग्रंथियों को पढ़ाने से पहले मैंने आपको स्रावी पदार्थ की प्रकृति मान लो ग्रंथियों के प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 3। अस्रावी, अंशस्रावी और पूर्णस्रावी। ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में अपन शुरू करेंगे बेटा त्वचा में पाई जाने वाली विभिन्न ग्रंथियों को। ठीक है?